चलो विद्यार्थियों, આપણે જોઈએ 8મા ધોરણની અંદર હિન્દીમાં કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એમના ગુણો કેવા છે। આપણને છેલ્લે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે એમણે લોકોને પ્રેરિત કર્યા છે સારા એવા આદર્શો દૃષ્ટાંતો દ્વારા। એમની જે કેટલાક ભારતીય તત્વચિંતકો भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा, गांधी बापू नो एवो प्रभाव रह्यो कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर पोते पण चाल्या ए आदर्शों पर अने लोकोने पण ए आदर्शों पर चलाव्या। बाइबल में कह्युं छे विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे, एटले के नम्रता जे नम्र हशे ए ज आगळनी सत्ता संभाळी शकशे। आपणे बीजा विडियोनी अंदर जोईए, आगळ जोईए पाठ। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्षनी उम्रनी अंदर स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ाई गया था। जे विद्यार्थी जीवन कहेवाय ए विद्यार्थी जीवननी अंदर गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने एक आवाज थी स्कूल छोड़ी અને बाहर आ गया स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ावा माटे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगाया। भणवानुं पण पूरुं कर्युं बीजे जईने काशी जईने, पण एमनुं मन क्या हतुं तो देशनी सेवा, सामाजिक कार्यों, समाजना कार्यों और देशनी सेवा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। त्याथी शास्त्री जी ना जीवन में एक नवो अध्याय शुरू करो। 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उनमें भी भाग लिया। वो नमक का कानून तोड़ने वाला એટલે કે નમકનો કાનૂન તોડ્યો છે, મીઠાનો કાયદો ભંગ કર્યો, એનામાં પણ તેઓ જોડાયા, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। એટલે આવી રીતે લડતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાય એટલે જેલમાં પણ જવું પડે। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1942 ની અંદર भारत छोड़ो आंदोलन की अंदर पण तेओ जोड़ाया। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। એટલે આ જે ભણવાનું 17 વર્ષની ઉંમરમાં છોડ્યું ત્યાર પછીથી 30 સુધી 42 સુધી એમણે જેટલી પણ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની લડતમાં જોડાયા, નમકકા કાનૂન એટલે કે મીઠાના કાયદાના ભંગની અંદર પણ જોડાયા, ત્યાર પછી ભારત છોડો આંદોલનમાં જોડાયા, એની અંદર લગભગ એમને 7 વખત જેલ જવું પડ્યું। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक है, कितनी बड़ी देश माटे, देश प्रेम माटे कितनी बड़ी लागणी है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए भी करनी पड़ी। 1942 जेल यात्रा 3 वर्षनी थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 3 वर्ष सुधी 1942 में जेल में रहવું પડ્યું। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे और दूसरी ओर एक बाजू गांधी जी बतावेला रचनात्मक कार्यों और बीजी बाजू पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्य में लग गए। એટલે બંને બાજુ રચનાત્મક કાર્ય અને પદ જે મળ્યું એની જવાબદારી બંને સાથે નિભાવતા રહ્યા। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। कांग्रेस कमेटी ना सचिव बन्या અને આ पद पर 1938 સુધી તેઓ રહ્યા। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, એટલે ખેડૂતો પ્રત્યે પણ એમના મનમાં લાગણી હતી। इसलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों ने ખેડૂતોની દશા માટે की જે मीटिंग મળતી હોય એના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। એટલે કે જમીનદારી જે પેલા
અંગ્રેજોની હોય કે જેના અંડરમાં બધું આપવું પડતું હોય, જે પણ કંઈ પાક થતો હોય એની બધી જ નફો હોય એ લોકો લઈ લેતા હોય, તો એ બધું જે કાયદાઓ હતા એને જડ મૂળથી એમણે નષ્ટ કરવાનું વિચારી લીધું. ત્યાર પછી इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे. मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया. એટલે કે એમના ચિંતન, એમનું કાર્યશૈલી એ બધું બધાએ નજીકથી જોયું. इनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव तो કારણ કે એકદમ પેલા સાદા પરિવારમાંથી આવ્યા હતા, सामान्य परिवार में आया था. अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था. लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए. એટલે કે જેમ જેમ કાર્યની અંદર આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ નવું જાણતા ગયા, શીખતા ગયા અને એમાં આગળ વધતા જ રહ્યા. કાર્ય के प्रति निष्ठा और मेहनत, कोई पण कार्य करे એટલે એના પ્રતિ નિષ્ઠા, એના પ્રતિ મહેનત ખૂબ જ અદમ્ય क्षमता के कारण એટલે કે 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित हुए. ત્યાર પછી એમના આગળ બધી પોસ્ટ આપતા ગયા. सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई. प्रांतनी अंदर नगरपालिकानी अंदरनी पोस्ट મળતી ધીરે ધીરે એટલે આ રીતે એમણે જીવનની એટલે કે સંસદની અંદર પણ તેઓ શરૂઆત કરી ચૂક્યા હતા. जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री तक, ત્યાર પછી સંસદમાં જોડાયા પછી દેશના પ્રધાનમંત્રી બનવાની પોસ્ટ પણ એમને મેળવી ચૂકી હતી. शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ. એટલે કે એમની પાસેથી ઘણું બધું એવું તેઓ શીખ્યા હતા. देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे. ત્યાર પછી દેશની જે આઝાદી મળી એટલે દેશની આઝાદી કે બાદ ઉત્તર પ્રદેશ તથા કેન્દ્ર સરકાર अलग अलग पदों पर एमने नियुक्ति करतु रही. उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया. बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए. केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद भी संभाला था. केंद्र में आव्या पछी पहला तो एमने उत्तर प्रदेशनी सरकार सुधीनुं चलाव्युं, पछी धीरे धीरे केंद्र सरकारमां आव्या. त्यां पण घणा बधा कार्य एमणे कर्या, घणा बधा खाता संभाळ्या, घणी बधी वस्तुओना मंत्री बनी चूक्या हता. त्यारबाद इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया એટલે એમના કાર્યનું પ્રમાણ આપ્યું, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है. अपने मंत्रालयों के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था. वे अपने को भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे कि हूँ मारा पदना कारणे ऊंचो छे એવું માનતા नहोता. उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक. पीएमनी पोस्ट पर આવી ગયો છે એટલે હું રાજા છું એવું નહીં, પણ હું જનતાનો સેવક છું. જનતા મને ચૂંટીને અહીં સુધી લાવી છે, જનતાએ મને પસંદ કર્યો છે, લોકોએ મને પસંદ કરીને અહીં સુધી લાવ્યા છે. હું તેમનો રાજા કે શાસક નથી પણ એક સેવક છું. ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली. इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया. जवाहरलाल नेहरू पछी एमना निधन मृत्यु पछी आम आटली मोटामां मोटी देशनी जवाबदारी लाल बहादुर शास्त्री ने आपवामां आवी. देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक
उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। कोई पण प्रकारનું ભટકાવ, અહીં ભટકવું કે આ કરવું કે પેલું એવું કંઈ, એમને બસ એક જ ધ્યેય હતો, જનતાની સેવા। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उन पदों को स्वाभाविक रूप से अधिक संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था, अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों की तरह तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से विचार व्यक्त किए हैं। 1964 में 19મી ડિસેમ્બરે એમણે ત્યાંની જે મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલય હતી એનો જે સમારોહ હતો, પ્રમાણપત્ર દેવા આપવાનો જે સમારોહ હોય, વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર પ્રમાણપત્ર આપવાના સમારોહની અંદર કીધું હતું, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, એટલે કે તમારે ભવિષ્યની અંદર જે પણ કરવું હોય, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। તમે ભવિષ્યની અંદર ગમે તે બનવા માંગતા હોય, જે બનવું હોય તે બની શકો છો, પણ સૌથી પહેલા આપણે આપણા દેશના નાગરિક છીએ એ આપણા મનની અંદર, આપણા મગજની અંદર એ વાત હોવી જોઈએ। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। એટલે આપણે આપણા દેશના નાગરિક બનીએ છીએ એટલે આપણા પણ કેટલાક કર્તવ્ય છે, આપણી પણ કેટલીક ફરજ છે, આપણી પણ કેટલીક મર્યાદા છે, એ આપણે સમજવી જોઈએ। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। આપણને હરવા ફરવાની, ખાવા પીવાની બધી स्वतंत्रता મળે છે એટલે આપણો પ્રજાસત્તાક દેશ છે। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। આપણને સ્વતંત્રતા મળી છે એટલે એનો મતલબ નહીં કે આપણે એનો દુરુપયોગ કરીએ, આપણે એનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી એ નીતિ નિયમો પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। એટલે શાસ્ત્રીજીએ કહ્યું કે આપણે જે બનવું હોય તે બની જઈએ, બનીએ ભવિષ્યમાં, પણ આપણે એક ભારત દેશના, આપણા દેશના નાગરિક છીએ, પ્રજાસત્તાક દેશના નાગરિક છીએ, તો આપણને જે પણ સ્વતંત્રતા મળી છે, કારણ કે પ્રજાસત્તાક દેશ છે, એકદમ સ્વતંત્ર છે, પોતાની મરજી મુજબ આપણે ખાઈ પી પહેરી ઓળી શકીએ છીએ, કોઈ કશું નથી કહી શકતું, પણ જ્યારે આપણને આવી સ્વતંત્રતા મળી છે તો એનો દુરુપયોગ નહીં, આપણે એનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ, એવું શાસ્ત્રીજી આપણને કહી ગયા છે। આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ અને યાદ રાખવાની જરૂરત એટલે આજે આપણે યાદ રાખીએ અને એ પ્રમાણે નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ। ઓકે, થેન્ક યુ। આ પાઠ પૂરો થાય છે।